हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने अभी तक के सारे वीडियो जो अपलोडेड हो चुके हैं वो देख लिए होंगे और असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन। ना यहाँ फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन दे गया, कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। एंड फोटोग्राफी, ठीक है। इसमें हम फोटोग्राफी, स्केचिंग और 3D स्कैनिंग जो आपके सिलेबस में है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ना। अब देखो, ऐसा होता है कि जब फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, मतलब अब जैसे थ्योरी पढ़ रहे थे, अब थ्योरी थ्योरी नहीं होता ना। इसमें रियल इन्वेस्टिगेशन में हर स्टेप, हर स्टेप को क्या होता है, साइंटिफिकली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने प्लास्टिक क्लास में बताया था कैसे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, बस ये यहाँ पर भी वही वाली चीज, वही वाला सीन है ना। जैसे कि आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद क्या क्या करता है। ठीक है, फोटोग्राफी, स्केचिंग, 3D, वीडियोग्राफी, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक केस की हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, केस की स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस की स्टडी करते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। केस की स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाह रही थी ना। पहले डॉक्यूमेंटेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद में आएंगे हम केस की स्टडी पे। ठीक है, देखो, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सपोज कीजिए मैं ना एग्जांपल गलत ले रही थी, एग्जांपल सही लेना चाहिए ना। एक स्टोरी देखो, ये वाला फॉरेंसिक वाला ना आपको पूरी स्टोरी सुन के ही मजा आ जाएगा, है ना। ये अलग सीन देखिए, ये एक नया सीन है, मूवी का नहीं, हमारे केस का। तो अगर किसी रूम में मर्डर हुआ है, ठीक है, और पुलिस पहुंचते ही बिना फोटो लिए नाइफ उठा ले, है ना, ब्लड सैंपल कलेक्ट कर ले और बॉडी हटा दे, तो क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा। नहीं समझ में आया? रूम में मर्डर हुआ है, वहाँ वहां से पुलिस है ना, बिना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किए, है ना, चाकू उठा ले, ब्लड का सैंपल भी कलेक्ट कर ले, है ना, और बॉडी वहां से हटा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दे, तो क्या होगा? थोड़ा पोज करो और सोचो, फिर आगे बढ़ना। अब आप जो सोच रहे हैं, मैंने मेरा जो आंसर है उससे मैच करना। ठीक है, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। क्राइम सीन हमेशा के लिए बदल जाए। कोर्ट में लॉयर सीधा पूछेगा, ऑफिसर नाइफ एग्जैक्टली बॉडी के किस साइड थी, लेफ्ट साइड थी कि राइट साइड थी? यदि लेफ्ट साइड थी तो प्रूफ बताइए, है ना। ब्लड स्टेन का पैटर्न कैसा था? ठीक है, 3 टाइप के ब्लड स्टेम होते हैं ना, स्टेन होते हैं, वो भी हम आगे क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे ना। ब्लड विथ फोटोग्राफ, और यदि वीडियोग्राफ मिल गया तो वो भी, है ना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी फिर, आपको मूवी के सीन बता दूंगी, आपने मूवी देख लेना। ठीक है, ब्लड स्टेन का पैटर्न कैसा था, बॉडी के हाथ के किस डायरेक्शन में था, है? अगर अगर इन्वेस्टिगेटर के पास इसका कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड ही नहीं है तो एविडेंस वीक पड़ सकता है, एविडेंस को मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए फॉरेंसिक साइंस का सबसे पहला गोल्डन रूल होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, कलेक्ट लेटर। आया समझ में? डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है,
उसके बाद में मतलब डॉक्यूमेंट करना है ना, डॉक्यूमेंट फर्स्ट मतलब ऐसा नहीं कि लिखने बैठ गए। ये फोटोग्राफी भी तो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वीडियोग्राफी भी तो डॉक्यूमेंटेशन है ना। उसके बाद में इसको नोट कर लिया है ना, कौन सी चीज कहाँ पड़ी थी ये लिखो, उसके बाद में इसको कलेक्ट करो। लेकिन आप अक्सर मूवीज और क्राइम शोज वगैरह में देखते हैं होंगे, जो बैकग्राउंड में दिखते हैं ना, वो फ्रंट पे नहीं दिखते हैं, बैकग्राउंड में दिखाया जाता है उन लोगों को। हम बैकग्राउंड वाले काम है, फ्रंट में तो पुलिस वाले आते हैं ना, हमारा काम बैकग्राउंड में चलता है। वो स्लो मोशन में काम करते हैं, धीरे से उठाया, धीरे से रखा, धीरे से जीप पे की, फिर रजिस्ट्री में एंट्री करते हुए बहुत कम मूवीज में दिखाया है ना। लेकिन लेबल लगाते भी देखा है आपने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट, कलेक्ट कलेक्ट लेटर है। पहले हर चीज को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करो, उसके बाद ही एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट होता क्या है, आप सबसे पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट होता क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जब क्राइम सीन की जो ओरिजिनल कंडीशन होती है ना, जो परमानेंटली रिकॉर्ड करना होता है, जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको परमानेंटली रिकॉर्ड करना रहता है। मैं अभी इसके बारे में एक इमेज दिखाऊंगी, उसमें क्राइम सीन दिखाऊंगी आपको, ठीक है। डरना नहीं। ता मतलब रिकॉर्ड क्यों करना रहता है, ताकि जो फ्यूचर में उस क्राइम सीन को एग्जैक्टली वैसे ही समझा और रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, है ना, रिक्रिएट किया जा सके, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ फोटोग्राफी नहीं आती ना, डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफी आती है, वीडियोग्राफी आती है ना। फोटोग्राफी आती है, वीडियोग्राफी आती है, क्राइम सीन स्केचिंग आती है, रिटर्न नोट्स आते हैं, मेजरमेंट आते हैं, और आज के मॉडर्न टाइम में 3D लेजर स्कैनिंग भी की जाती है, ठीक है। और यानी डॉक्यूमेंट को एक कंप्लीट साइंटिफिक रिकॉर्ड होता है। अब इसके बाद में आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएंगे, जो भोपाल में त्रिशा मर्डर केस हुआ था उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो किस मेथड से हुआ था। ये मेथड में नाम नहीं लिया उसका मैंने, इस मेथड में नाम नहीं लिया है मैंने। वो मेथड कौन सी है, वो लेटेस्ट मेथड है, वो आपके करंट अफेयर में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो वो मैं उसको भी पढ़ाऊंगी मैं ना बाद में। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो मेथड कौन सी थी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर ने सिर्फ फोटोग्राफ ली लेकिन रूम की मेजरमेंट नहीं की, है ना, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। सोचो सोचो, सोचो सोचो। फोटोग्राफ ले लिए, रूम का मेजरमेंट नहीं लिया, कंप्लीट हुई। बताओ बताओ, कंप्लीट हुई। अगर सिर्फ स्केच बनाया, फोटो नहीं ली, तभी प्रॉब्लम ही हुई ना। अगर सिर्फ 3D स्कैन किया लेकिन रिटर्न नोट नहीं बनाया, बताओ बताओ, तब भी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट होगी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेथड के दूसरे को कंपेयर करना जरूरी है, मतलब एक मेथड को दूसरे मेथड से कंपेयर करना जरूरी है। समझ में आया। देखो आज की क्लास में भी वीडियो नहीं हो पाएगा। फेस का सूजन, थोड़ा स्वेलिंग जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसको 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में, ठीक है। तो मेरा सूजा हुआ मुंह लेके आपके सामने नहीं आना चाहती मैं, ठीक है। नाक का पेन भी ठीक है अभी, ठीक है, लेकिन नाक के आसपास भी पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो वो जो मुझे फुंसी हुई थी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुई थी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है, मेरे से मैम क्या हुआ, कब आओगे आप, दर्शन कब दोगे, इस टाइप से। तो आपके लिए शांति की राह दी है कि 2-4 दिन में मैं ठीक होके वीडियो के साथ में होंगी ना। ऐसे तो मैं मेडिसिन लेके जब पेन हो कम हो जाता है तो लेकिन अभी ठीक है, उस कंपेयर में जो अभी तक चल रहा था ना 1 वीक से, उसके कंपेयर में अभी मेरी कंडीशन ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्लास यदि ना लाइव हो जाती ना, मस्त मजा आ जाता ना। देखो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है ना। वो, वो गाना है ना आमिर खान का, कौन सा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का पता है। हम साइंटिफिक ऑफिसर है, हमारे पास हर सॉल्यूशन का पता होता है, हमें हर सॉल्यूशन को पता होता है ही, ठीक है। देखो
इसके पहले है ना, उसके पहले आप चलो ये स्टोरी सुनने के पहले आपको मैं एक डेफिनेशन बता देती हूँ है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिकॉर्डेड इन कंडीशन लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द क्राइम सीन एंड ऑल एविडेंस बिफोर एनीथिंग इज मूव और कलेक्टेड। वो क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन की याद आ गई मुझे। मिमिक्री तो मैं किसी की नहीं कर पाती हूँ, है ना, लेकिन कभी कभी जोश आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही कई कंडीशन में इंग्लिश बोलते थे, है ना, इंग्लिश में समझ लो, है ना। हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है साइंटिफिक प्रोसेस होती है जो परमानेंटली रिकॉर्ड की जाती है। उसमें कंडीशन, लोग, उसमें कंडीशन, लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ क्राइम सीन के साथ में ऑल एविडेंस बिफोर एनीथिंग ऑफ मूव कलेक्शन किए जाते हैं। भाई डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन की इतनी नीड क्यों होती है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? अब सवाल यही आता है कि डॉक्यूमेंट इतने इम्पोर्टेंट क्यों, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब हम वीडियोग्राफी कर ही रहे हैं, फोटोग्राफी कर ही रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर ही रहे हैं, तो इतना सारा ताम झाम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, देखो देखो क्राइम सीन क्या होता है, सिर्फ कुछ घटनाओं के लिए ओरिजिनल कंडीशन में रहता है। ठीक है, उसके बाद पुलिस चाहती है, डॉक्टर आते हैं, है, पुलिस वहां चलती रहती है, पुलिस चलती रहती है, डॉक्टर्स आते हैं, है ना, मरीज को लेके जाते हैं। ना वो क्या बोलते हैं उनके, मेल मेल नर्स, लेडीज नर्स आती है, वो उनको लेके जाती है ना, मीडिया आ जाता है, बारिश हो जाती है ना, हवाएं चलने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है ना, जो हवा का एविडेंस उड़ा सकती है, यदि पेपर है तो पेपर उड़ा दे, कुछ भी उड़ सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट प्रिंट बना देते हैं। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो सीन है वो डिस्ट्रॉय होता, होना स्टार्ट हो जाता है यदि कोई अंदर आया। इसलिए जो सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को ही अंदर भेजी जाती है, पुलिस, पुलिस के बारे में, पुलिस के फुटप्रिंट हमको पता ही है ना, ये है, उनके भी कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ के सारे फुटप्रिंट कलेक्ट किया जाता है और पुलिस वाले से मैच किया जाता है, भाई ये तो पुलिस वाले, हटाओ हटाओ हटाओ, बाकी के जो है उनको अलग करो। डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसी चीज है जो ओरिजिनल क्राइम सीन को परमानेंटली प्रिजर्व करता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एक इमेज लेकर आती हूँ मैं आपके सामने। ये है क्राइम सीन, मेरे को है ना अभी इसमें मुझे वो एक साइनिंग वाला जो हाइलाइटर आता है ना, ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, चलो, ये है क्राइम सीन है ना। यहाँ पर एक नंबर पे जो एक नंबर लिखा है यहाँ पर, है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है, रेड कलर करो, ठीक है, हाइलाइटर बनाओ, हाँ ये ये वाला है ना, ये वाला एक नंबर जो है, यहाँ पर, यहाँ पर ब्लड स्टेन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाश थी, बॉडी थी। ठीक है, नहीं भाई, यहाँ कहाँ से बॉडी आ गई? बॉडी तो यहाँ गिरी हुई है। जब दो नंबर पे बॉडी गिरी है तो खून एक नंबर पे क्यों आया? सोचो सोचो, जब दो नंबर की जगह फर्स्ट पे बॉडी गिरी है तो एक नंबर पे ब्लड कैसे आ सकता है ना? चलिए, एक नंबर पे ब्लड स्टेन है बेड के ऊपर, दो नंबर पे डेड बॉडी है, ठीक है, तीसरे नंबर पे वेपन है, कोई भारी वस्तु दिख रही है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है? चेयर है, फिफ्थ नंबर पे डोर है, सिक्स नंबर पे लैपटॉप है, और सेवंथ नंबर पे ग्लास फ्रेगमेंट है ना, ग्लास, टूटे हुए ग्लास है। अब यहाँ पर ये भी वेपन है, आपको पास बॉडी सामने दिख नहीं रही है, तो बताओ मर्डर कैसे हुआ होगा? इससे वेपन दोनों से हो सकता है ना, ये भारी और भरकम चीज से भी हो सकता है ना। तीसरे नंबर पर नाइफ बोला है, ये भारी भरकम चीज के पास जो पड़ी है ना वो नाइफ है, और यहाँ ग्लास है, तो छुरा घोप के भी मार सकते हैं और कांच घोप के भी मार सकते हैं, क्या घोपा होगा? ठीक है, मैं ना पता नहीं किस मोड पे चली जाती हूँ, फिल्मी अंदाज में चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे, जो एविडेंस की है ना ये इसके हिसाब से किए जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट कलेक्टर लेटर है ना, इस सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैन सिक्योरिटी करेंगे, वहाँ सबको आसपास सिक्योरिटी खड़ी कर देंगे, इनिशियल ऑब्जर्वेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफी इसके जो नोट्स बनाएंगे, फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, है ना, पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, लेब एनालिसिस करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, कोर्ट पे, ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है ना। डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट क्या है, सबसे पहले फोटोग्राफी ये लो, उसके बाद में कलेक्ट करो, है ना, कलेक्ट करना नहीं पहले, फोटोग्राफी, स्केचिंग, नोट्स, वीडियोग्राफी और 3D स्कैनिंग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन कितने टाइप के हुए यहाँ पर?
अभी हम जनरली 5 टाइप के पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे ना। चलो, एक एक और ये वाला जो सीन है हमारा, इससे रिलेटेड एक और मेरे को है ना एग्जांपल याद आया है ना, मर्डर केस है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे को मर्डर केस ना डिस्कस करना बहुत पसंद है ना। आपको भी पसंद आ जाएगा एक दिन। देखो, अब एक रियल इमेज लेते हैं ना। सपोज एक बेडरूम में मर्डर हुआ है, ठीक है। फोटो देखते जाना। एक बेडरूम में मर्डर हुआ है। पुलिस रूम में एंटर करती है। रूम के को इसका इस जो सीन है कुछ ही इस तरह है कि बेड के पास विक्टिम पड़ी है, लड़की है ना, नीचे गिरी हुई है। बेड के पास विक्टिम पड़ी है, उसके राइट साइड में नाइफ है। देखो, है, मतलब उसको राइट साइड ही बोलेंगे। उसके राइट साइड में नाइफ है। फ्लोर पर ब्लड स्टेन है, बेड पे भी ब्लड स्टेन है, ठीक है। विंडो खुली हुई है। टेबल पर एक ब्रोकन ग्लास है। हमारे इस फोटो में तो नीचे गिरा हुआ है, चलो नीचे गिरा हुआ है, ब्रोकन ग्लास है ना। विंडो खुली हुई है, ठीक है ना। अब अगर इन्वेस्टिगेटर बिना डॉक्यूमेंटेशन के नाइफ उठा ले, है ना, तो क्या हम फ्यूचर में प्रूव कर पाएंगे कि नाइफ विक्टिम के राइट साइड था या लेफ्ट साइड था? बिल्कुल नहीं। अगर ब्लड स्टेन क्लीन हो गए, तो या फिर ब्लड स्टेन के ऊपर जो ऑफिसर गया उसके फुटप्रिंट चिपक गए, ठीक है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, एनालिसिस कैसे होगा? बॉडी को हटा दिया, ठीक है, तो बॉडी पोजीशन का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? इस तरह पहले डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारे गोल्डन रूल याद है ना आपको? क्या करना है, पहले डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट और कलेक्ट लेटर, है ना। ठीक है, ये हमारा गोल्डन रूल है, याद रखना है ना। अब डॉक्यूमेंट के अभी डॉक्यूमेंटेशन के कंपाउंड क्या कहते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंटेशन थे? फोटोग्राफी, क्राइम सीन की ओरिजिनल इमेज लेना रहेगा इसमें। स्केचिंग, एविडेंस की एग्जैक्ट लोकेशन। स्केचिंग में वो ऐसा नहीं कि वो उसका फोटो और बनाने लग गए, जिसका मर्डर हुआ है विक्टिम का, कि उसके उसकी स्केचिंग करने लगे, नहीं नहीं। एविडेंस से एग्जैक्ट लोकेशन, अभी बताऊंगी स्केचिंग क्या होती है ना। टेबल से कितनी डिस्टेंस पे है, नाइफ कितनी डिस्टेंस पे है, लैपटॉप कितनी डिस्टेंस पे, सबको टेप से नापा जाएगा, है ना। ठीक है। रिटर्न नोट्स में नेम, डेट, वेदर, ऑफिस नेम, एविडेंस डिस्क्रिप्शन सब कुछ रिकॉर्ड होगा, जो मेरी लास्ट क्लास में बताया था। वीडियोग्राफी, कंटिन्यू विजुअल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जैसे एंट्री चालू होती है ना, वैसे जैसे बुलाया क्राइम सीन वालों, क्या क्राइम सीन वालों को नहीं, फॉरेंसिक हमको जैसे बुलाया, हमको हम अपने आप को फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानते हैं ना। हमको बुलाया है ना, हम जैसे गेट में एंट्री करेंगे हमारा कैमरा ऑन होगा, है ना। फोटोग्राफी वाला, वीडियोग्राफी वाला भी ऑन होगा। सबसे पहले वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी, उसके बाद में क्या होगा, स्केचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक है। 3D स्कैनिंग, कंप्लीट डिजिटल क्राइम सीन को, मतलब क्या होता है, ये मॉडर्न फॉरेंसिक लेबोरेटरी का फेवरेट मेथड बन गया है चुका है अभी अभी कंडीशन में। ये ना, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक होता है ना लेजर लाइट जैसा, उससे पूरा क्या होता है, 3D स्कैनिंग हो जाती है ना। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सपोज क्राइम सीन पर एक फुटप्रिंट मिला है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन वन, सीधे प्लास्टर कास्ट बना देंगे, तब क्या होता है ये बताऊंगी मैं। ऑप्शन बी, पहले उसकी फोटोग्राफी लेंगे। बताओ क्या लेंगे? प्लास्टर कास्ट मतलब होता है उसका मेजरमेंट करना, है ना, स्केचिंग वाला। ठीक है, तो पहले स्केचिंग करोगे कि फोटोग्राफी करोगे? अभी थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया मैंने इसका। इसमें आपको पहले फोटोग्राफी लेना है, फिर मेजरमेंट करना है, फिर उसकी कास्टिंग करना है, और ये साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंस है? डॉक्यूमेंटेशन की कोर्ट में इंपॉर्टेंस क्या है, बताओ। ठीक है, फोटोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी फोटोग्राफी होती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की कोर्ट में क्या होता है? देखो, अब ऐसा है, सीधी सीधी बात है कि जज साहब क्राइम सीन देखने तो जाएंगे नहीं। एक महीने पहले जो क्राइम हुआ है, 15 दिन पहले क्राइम हुआ, 2 दिन पहले क्राइम हुआ, जज साहब क्राइम सीन पे तो जाने वाले हैं नहीं।
है ना। तो जज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही देखेंगे, उसके अलावा तो कुछ देखते ही नहीं वो। सबूत सबूत सबूत, या तारीख तारीख तारीख, बस यही करते रहते हो, है ना। सबूत के, चलो मेरे वर्ड कुछ इधर उधर हो गए, आप संभाल लेना, है ना। जज साहब को सिर्फ सबूत चाहिए रहता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन में ही दिखेगा उनको। यानी फोटोग्राफ हो, स्केच हो, मेजरमेंट हो, लेबोरेटरी रिपोर्ट हो, है, इस बेसिस पे ही डिसीजन होगा। कि अगर डॉक्यूमेंटेशन साइंटिफिक नहीं होगी तो एविडेंस वीक हो सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन और जुडिशरी के बीच में मजबूत, क्या पुल, ब्रिज ब्रिज के जैसा होता है। ठीक है, ठीक है। एको 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 क्राइम सीन, है ना। अब मर्डर नहीं करेंगे, है ना। एक ज्वेलरी शॉप में रोबरी हुई, ठीक है? पुलिस ने जल्दी में सिर्फ फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए, फोटोग्राफी ली नहीं। बाद में डिफेंस लॉयर ने पूछा कि फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली किस ग्लास काउंटर से मिला था, बताओ। अब पुलिस के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुआ? एविडेंस की क्रेडिटिविटी जो होती है पर क्वेश्चन उठेगा ना, कि अगर फोटोग्राफ और स्केच दोनों होते तो एविडेंस और भी स्ट्रांग होता। यदि फोटोग्राफ है ही नहीं तो स्केच, और स्केच भी नहीं है तो फिर फिंगरप्रिंट का क्या लेना देना। तो बहुत सारे होते हैं लॉयर, है ना, जो बातों को इधर से उधर सब घुमा देता है, आप कहाँ कहाँ बचोगे, है ना। लेकिन हम भी साइंटिफिक ऑफिसर हैं, हम लॉयर के हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। देखो, अभी मैंने जितना पढ़ा रही हूँ ना, यदि आप तो साइंटिफिक ऑफिसर बनोगे, आप साइंटिफिक ऑफिसर बनोगे, इतना पढ़ लो अभी, कि जब वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो आपके पास उस उन सारे क्वेश्चन के जवाब हो, कि भाई हमको तो मेरे विभा मैम ने पढ़ा दिया सब। सर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाओ, क्राइम सीन दिखाओ, है ना, लेबोरेटरी में लेके जाओ, क्योंकि मैडम ने प्रैक्टिकल नहीं करवाया है। क्योंकि मैम का बस नहीं चल रहा था, मैम ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। यदि मैडम फिजिकली क्लास लेती ना ऑफलाइन, मैडम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती, हम सबके खून का डीएनए चेक हो जाता, है ना। चलो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बना देती हूँ आपको, है ना। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तो बन ही जाती है, आप पाउडर लाने की जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो जो टॉपिक था हमारा डॉक्यूमेंटेशन, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो आप, है ना। डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस को परमानेंट प्रिजर्व करके रखता है ना। गोल्डन रूल क्या था? डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट, कलेक्ट लेटर, ठीक है। और मेजर मेथड कौन कौन सी है? फोटोग्राफी, स्केचिंग, है ना, एडिटेड नोट्स, वीडियोग्राफी, 3D स्कैनिंग, है ना। और एक क्वेश्चन पूछ के रखा, प्रीसा मर्डर कोर्स में कौन सा वाला रूल यूज हुआ था, वो भी ऐड कर लेना उसमें। डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, कोर्ट प्रेजेंटेशन और साइंटिफिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है फोटोग्राफी, क्राइम सीन फोटोग्राफी। तो अब, सॉरी, देखो अब ये वाला जो है फोटोग्राफी, ये डॉक्यूमेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। अब इसको समझते हैं। देखो, जो क्राइम सीन होता है वो केवल एक ही बार ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है, जब हम पहली बार उसको देखते हैं। उसके बाद उसकी कंडीशन, जितने लोग अंदर घुसेंगे उसकी कंडीशन चेंज होती जाती है, ठीक है। अगर उसकी फोटोग्राफ साइंटिफिकली नहीं लिए गए, उसके भी तरीके मैं अभी बताऊंगी आपको, फोटोग्राफ्स कैसे लेना है, आपको फोटोग्राफर बनाती हूँ, चलो। अभी डॉक्यूमेंटेशन में पक्का किया ना, अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में पक्का करने वाली हूँ आपको। फोटोग्राफ में पेन ही नहीं चला रही, मैं इतना हाथ पैर हिला रही हूँ ना बात करते करते। चलो कोई बात नहीं, मैं भूल जा रही हूँ कि मेरा कैमरा ऑफ है, मैं भूल जा रही हूँ कि मेरा कैमरा ऑफ है। चलिए, इतना अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको यूट्यूब पे डाल दूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या होता है कि, हम कहा थे फोटोग्राफी में, अगर जो क्राइम सीन है उसकी फोटोग्राफ जो साइंटिफिकली नहीं लिए गए, तो इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, बहुत बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा, है ना। मतलब जो ये यदि ले ली गए तो बहुत इंपॉर्टेंस होगी, एविडेंस हमेशा के लिए क्या हो जाएगा। यदि फोटोग्राफी ले लिए तो जो एविडेंस है और क्राइम सीन वो हमेशा के लिए हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा और सेव हो जाएगा। सेफ और सेव, क्या हो जाएगा? सेफ एंड सेव हो जाएगा,
है, यदि फोटोग्राफी ले ली तो फोटोज ले लिए थे, और यदि फोटोज नहीं लिए हमने, फोटोज हमने नहीं लिए, तो हमारे एविडेंस लॉस हो जाएगा, एविडेंस का लॉस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एविडेंस हमारे लॉस हो जाएगा, और क्राइम सीन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हमको क्या होगा कि फोटोग्राफी लेना पड़ती है, और फोटोग्राफी को क्या बोलते हैं, साइलेंट विटनेस कहते हैं ना, मैंने कल भी कहीं ये इस वर्ड का यूज किया था। इसको बोलते हैं, फोटोग्राफी को बोलते हैं साइलेंट विटनेस। ठीक है, ये याद रखना, साइलेंट विटनेस किसे कहा जाता है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है जैसे, साइलेंट, व्हाट इज साइलेंट, तो फोटोग्राफी को साइलेंट विटनेस कहा जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ झूठ नहीं बोलते, क्योंकि फोटोग्राफ झूठ नहीं बोलते। अब क्राइम सीन फोटोग्राफी क्या है, ठीक है, क्राइम सीन की फोटोग्राफी क्या है, तो क्राइम सीन और उसमें मौजूद हर एविडेंस की साइंटिफिकली प्लान फोटोग्राफ लेना होता है, बिना उसकी ओरिजिनल पोजीशन को डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो फोटोग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ब्यूटीफुल इमेज लेना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि बहुत सुंदर दिखे, ऐसा नहीं है। उसका पर्पस होता है कि ओरिजिनल स्कैन प्रिजर्व करना, उसके क्या होता है, ओरिजिनल स्कैन जो होते हैं, है ना, उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, जो एविडेंस की लोकेशन रिकॉर्ड करना, एविडेंस की लोकेशन को रिकॉर्ड करना, लोकेशन। ठीक है, और उसके बाद में कोर्ट में विजुअल प्रूफ देना, कोर्ट में विजुअल प्रूफ देना। ठीक है, और क्राइम रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। ठीक है, ये इसके क्या है, इसके पर्पस है किसका, फोटोग्राफी के ना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सपोज पुलिस को एक मर्डर रूम मिला, सबसे पहले क्या करना चाहिए, चाकू उठाना चाहिए, बॉडी चेक करना चाहिए, या फोटोग्राफ लेना चाहिए, आप बताओ ना। देखो, अब इसके दो जवाब होंगे, कुछ बोलेंगे बॉडी चेक करना चाहिए, और दूसरा बोलेगा फोटोग्राफ लेना चाहिए। दोनों जवाब अपनी जगह पे सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। मैंने बोला पुलिस को एक मर्डर रूम मिला, मतलब वहां मर्डर हो चुका है ना, वहां डेड बॉडी थी, ऐसी कंडीशन में पुलिस को फोटोग्राफ लेना है। ठीक है, लेकिन मैं बोलती कि किसी ने वहां किसी रूम में किसी को चाकू मारा है और वहां बंदा घायल है ना, यहाँ पर वहां पर विक्टिम है, तो उस कंडीशन में कभी विक्टिम यूज करते हैं ना, मर्डर नहीं यूज करते हैं, है ना, विक्टिम मिलती है, ब्लड से लदा सदा विक्टिम मिलता है, तो उस कंडीशन में पहले ना उस बॉडी को चेक किया जाता है, वो जिंदा है कि मर गया है। यदि वो जिंदा है तो उसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसके बाद में एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, क्राइम सीन को स्टोर करके फिर उसका क्या होता है, लॉक वॉक लगा के, सिक्योरिटी गार्ड लगा के, मैंने क्लास क्लास में बताया था, वैसा करने के बाद में फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते, पहले लाइव सेव करना रहता था। ठीक है, देखो, मतलब सीधी सीधी लाइन है, यदि मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले की जाती है, ठीक है, मतलब फोटोग्राफ पहले लिए जाते हैं। अब जो क्राइम सीन फोटोग्राफी है, उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है, कुछ गोल्डन रूल फॉलो करना रहता है ना। देखो, अभी मैं एक पहले क्राइम सीन दिखा देती हूँ आपको। चलो, क्राइम सीन देखते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। कभी भी एविडेंस को मूव मत कीजिए, पहले फोटोग्राफ लीजिए, बाद में कलेक्शन कीजिए। ठीक है, एक ही फोटोग्राफ कभी सफिशिएंट नहीं होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये लिए, उसके बाद जूम करके लिए, ये नाइफ है, ये गन शॉट है, गन शॉट को लिया है, इसी को गन शॉट को लिया और मेजर करते भी लिया है, ये मेजरमेंट के साथ में भी लिया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से लीजिए, जैसे कि ये कैमरा दिया है ना, ये कैमरा का फ्रंट व्यू है ना, ये कैमरे का साइड व्यू है, ये कैमरे का फ्रंट व्यू है, ये कैमरे का साइड व्यू है, फिर कैमरे का 45 डिग्री एंगल वाला है, ये टॉप व्यू है ना, और ये लो एंगल है,
ये एंगल कैमरे के, ऐसा कैमरे का एंगल लेके उस चीज को क्या करना है आपको, फोटोग्राफ लेने, इस टाइप से आपको फोटोग्राफ लेना है। और यदि मैक्रो फोटोग्राफ है, मैक्रो फोटोग्राफ भी लेना रहता है, जैसे माइक्रोस्कोप एविडेंस होते हैं ना, माइक्रोस्कोप में रखने के बाद में इसकी फोटोग्राफी ली जाती है ना, ये मेथड भी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब फोटोग्राफी का मतलब है जो उसको नेचुरल पोजीशन है उसको प्रिजर्व रखना है ना। आर्टिफिशियल एंगल अरेंजमेंट कभी मत करना ना कि अरे यार इस एंगल से फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, चाकू को इधर रखो, थोड़ा राइट एंगल करो, थोड़ा साइड से, थोड़ा मैडम, मैडम थोड़ा सा, जो मर गई मैडम बेचारी, मैडम थोड़ा सा इधर मुंह करो, मैडम उधर मुंह करो, मैडम आपके बाल पूरे सामने आ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉमेडी क्लास लग रही है क्या? नहीं ना। हर इम्पोर्टेंट एविडेंस के क्लोजअप फोटोग्राफ के साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ पर कुछ चार टाइप के फोटोग्राफी सीन होते हैं। सबसे पहले होते हैं ओवरऑल फोटोग्राफी। ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये ओवरऑल फोटोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद होती है, चलो ओवरऑल फोटोग्राफी में क्या होता है ये भी देख लेते हैं ना। इसके मैंने अलग से दे रखा है क्या फोटो, चलो कोई नहीं, इसी में दे रखा है, इसी को बता दी। ओवरऑल फोटोग्राफी होती है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर पूरे क्राइम सीन की फोटोग्राफी लेता है। पूरे कमरे की दिख रही है ना, इसमें पूरा कमरा नजर आ रहा है ना, जिसकी डेट हुई है वो सब 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 सामान आ गया ना उसके अंदर। चलो, इसको ओवरऑल फोटोग्राफी कहते हैं ना, इसमें पूरा रूम एक साथ कैप्चर होता है ना, जिससे जज और इन्वेस्टिगेटर को ये समझ में आया कि क्राइम सीन ओवरऑल दिखता कैसा था। ठीक है, ये वाला सीन देख के आपने इमेजिंग कर लिया ना, तो बस और क्या, मैंने वो बेडरूम वाला सीन बता दिया, अब इसका एग्जांपल बार बार देने की जरूरत नहीं है ना। मतलब इसमें ना आपको कैमरे को फोकस नहीं करना, किसी भी, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी को फोकस करके आसपास का क्या करा, ब्लर कर दिया, नहीं, आपको पूरा कंप्लीट सीन लेना है ना। फिर होता है मिड रेंज ओवरग्राफ फोटोग्राफी, क्या होती है, मिड रेंज फोटोग्राफी ना। अब और जब ओवरऑल फोटोग्राफी के बाद इन्वेस्टिगेटर मिड रेंज फोटोग्राफी लेता है, यहाँ पर्पस होता है जो एविडेंस और सराउंडिंग के रिलेशनशिप को दिखाना। ठीक है, अब देखो, मेन क्या है, ये डेड बॉडी थी हमारी, क्या है ये मेन डेड बॉडी, डेड बॉडी को जो चाकू है ना, डेड बॉडी और जो चाकू है, ये चाकू इधर आ गया, ये उसने गलती गलत कर दिया, चलो ठीक है, इधर हेड चाकू कर दिया, डेड बॉडी और चाकू है, इसके बीच की डिस्टेंस, डेड बॉडी और ये पलंग के ऊपर जो बेड के ऊपर जो वो है, ये वाला क्राइम सीन अलग हो गया, ये क्राइम सीन अलग हो गया, चलो थोड़ा समझ लो। ठीक है, यही वाले में समझ लो, डेड बॉडी और चाकू है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेड बॉडी और पलंग के ऊपर जो ब्लड रखा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डेड बॉडी और चेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। इसके बीच में अलग अलग एंगल से इसमें फोटोग्राफी होगी, मिड रेंज फोटोग्राफी ना। उसके बाद में आता है ना, ये मिड रेंज फोटोग्राफी से ये पता चलता है कि जो जैसे चाकू है तो बॉडी के कौन से साइड में था, है, बॉडी बेड के कितने पास थी, है ना, ये चीजें आएगी है, मतलब रिलेशन करेगी, ये रिलेशन रिलेट करेगी कि मिड रेंज में फोटोग्राफी में क्लियरली दिखेगा कि चाकू और इसके बीच पे मतलब चाकू पास में था, मतलब दूर से ऐसा नहीं यार यार चाकू जैसा दिख रहा, हो सकता पेन गिरी हो, ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर डायरेक्ट दिखेगा है ना। जैसे ये कोई टेबल हो, ये टेबल है, टेबल के ऊपर की फोटो खींची हमने, मिड रेंज फोटोग्राफी में केवल टेबल के ऊपर की फोटो खींची। ठीक है, क्राइम मतलब बॉडी के साथ में टेबल के ऊपर की फोटो खींची। अब टेबल पे क्या क्या रखा हो सकता है उस पर पिस्तौल रखी हो, मोबाइल फोन रखा हो, मोबाइल फोन के पास ब्लड ड्रॉप हो, है ना। अगर सिर्फ पिस्तौल का क्लोजअप फोटो लेंगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप समझ नहीं आएगा ना। इसलिए एग्जैक्ट पिस्तौल एग्जैक्टली मोबाइल के कितने पास है, ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आती है क्लोजअप फोटोग्राफी। क्या आती है, क्लोजअप फोटोग्राफी ना, मतलब इसमें पर्टिकुलर एक एक आइटम पे फोकस किया जाएगा, जैसे पिस्तौल है, चाकू है ना, ग्लास गिरा था, पेन गिरा था, ब्लड गिरा था, इन सब के ऊपर क्या होगा, सिंगल सिंगल फोटोग्राफी की जाएगी ना। जैसे फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट कभी कभी क्या होता है, चाकू ब्लड हाथ में लग गया और आपने उससे दरवाजा खोल लिया तो दरवाजे के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, ऐसे ऐसे नॉर्मल वाले फिंगरप्रिंट तो आपको मेथड रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ब्लड लग गया हाथ में, कुछ चिपचिपा लग गया हाथ में, है ना, कुछ कार्बन लगा हुआ हाथ में, कुछ भी ऐसा लगा हुआ और जिसका फिंगरप्रिंट हाथ छप जाए, है ना, कलर लगा हुआ हाथ में छप जाए, फिंगरप्रिंट, अभी मर्डर हुआ तो ब्लड ही छपा होगा, उस फिंगरप्रिंट की भी फोटो ली जाएगी।
ठीक है, बुलेट गिरी हो, है ना, और हेयर गिरा हो, ग्लास फ्रेगमेंट हो, है ना, फुटप्रिंट हो, टायर मार्क्स, डॉक्यूमेंट, है ना, ज्वेलरी गिरी हो, ड्रग्स पैकेट गिरे हो, कुछ भी ऐसा चीजें हो, उनकी क्या होगी, उनकी क्लोजअप फोटोग्राफ भी अलग से ली जाएंगे, है ना। अब फोटोग्राफी के स्केल्स क्या होते हैं ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ क्लोजअप फोटो ही क्यों लेनी है, स्केल की जरूरत क्या है। ठीक है, ये जो स्केल गिरा है ना, ये स्केल स्केल ये वाला, ये वाला, ठीक है, स्केल की क्या जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। सब ना, सपोज बुलेट होल के डायमीटर मेजरमेंट करनी है, ठीक है, फिंगरप्रिंट की साइज कंपेयर करनी है, नाइफ ब्लेड की लेंथ देखनी है, ठीक है, और ब्लड स्टेन का साइज एनालिसिस करना है। इसलिए एविडेंस के पास में मेजरिंग स्केल रखा जाता है। ये देखो स्केल रखा है साथ में, बुलेट के पास में भी रखा हुआ है इसके बाद पे, ठीक है। फिर फोटोग्राफ ली जाती है, पहले क्लोजअप भी ले लेंगे और क्लोजअप के साथ में स्केल वाली भी लेंगे, है ना, स्केल रख के, ये जो स्केल है ना इसको रख के, इससे एग्जैक्ट डायमीटर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो चाकू किसी ने बदल दिया बाद में। देखो, विदाउट स्केल और विद स्केल में क्या डिफरेंट है। जनरली जो डॉक्यूमेंट होती है उसके दो फोटोग्राफ लिए जाते हैं, पहली विदाउट स्केल जो क्लोजअप शॉट थे, ना, दूसरी विद स्केल। ये फॉरेंसिक प्रैक्टिस है, ये जरूरी है ना। ठीक है, अब क्या होता है जी कि ये बुलेट गिरी हुई है है ना, फोर्थ नंबर केस में, तो हो सकता है कि दीवार पे टकराई हो ये, ठीक है, दीवार पे छेद हो गया, पहले हमने इसका क्लोजअप फोटो ले लिया, फिर वहाँ स्केल लगा के फोटो लिया, है ना, फिर उसको सॉफ्टवेयर जो रहेंगे हमारे, है ना, जिसमें पुराना रिकॉर्ड रहेगा, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है, उसे मेजर करके देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर ये है चीज़ें, स्केल मतलब ये कि कौन सी वाली गन से शॉट हुआ होगा, ये बुलेट कौन सी है ना, ये सब पता चल जाएगा उससे। अब होता है कैमरा एंगल, कैमरे का एंगल, जो अभी मैंने बताया था ना, ये फ्रंटल साइड, ये तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन एक बार और बता देती हूँ, है ना, फिर लाइटिंग वाला भी आएंगे हमें ना। फोटोग्राफ किस एंगल से लेनी चाहिए, ये भी जरूरी ना, आपको यदि फोटोग्राफी का शौक नहीं है तो धीरे धीरे आपको भी उसका भी शौक हो जाएगा ना, लेकिन ये बात अलग है कि आपको क्राइम सीन का फोटोग्राफी लेना है, ठीक है, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनोगे। एक एंगल कभी भी सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल यूज करने होंगे, फ्रंट साइड 45 डिग्री, टॉप एंगल, है ना, लो एंगल, ये है ना, मैक्रो व्यूज, है ना, टॉप व्यूज, ये सब चीज आपको यूज करनी पड़ेगी, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लाइटिंग पे आते हैं कि फोटोग्राफी में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटोग्राफ खिंचवाने जाते हैं, पीछे दो लाइट लगे रहते हैं, आपके फेस के ऊपर लाइट आते हैं, पीछे लगे रहते हैं, फोटोग्राफ करवाने जाते हैं तो पीछे लाइट लगे रहते हैं क्या, कि सामने लगे रहते हैं, ताकि आपका चेहरा अच्छा है, सामने लगे रहते हैं। देखो क्या होता है, जब अच्छी लाइटिंग नहीं रहती ना, हमारे मोबाइल से भी हम फोटो खींचते तो हम लाइटिंग ढूंढते, हेलोजन ढूंढते, वहां शादियों में जहाँ लाइट अच्छा होगा वहां से फोटो खींचेंगे। लाइट हमारे फेस पे आना चाहिए, ना कि हमारे पीछे होना चाहिए, है ना, फेस पे आना चाहिए। तो लाइटिंग का क्या है कि पुअर लाइटिंग से क्या होता है, एविडेंस है इनविजिबल हो सकते हैं ना, तो अंधेरे में फोटो हमारी अच्छी नहीं आती, पीछे की साइड बैकग्राउंड में लाइटिंग है और हमारे फ्रंट पे फेस पे लाइटिंग ही नहीं आ रही, हमारी फोटो अच्छी आएगी, बैकग्राउंड में फोटो अच्छी आएगी ना। धूप में फोटो खिंचवाना, सन लाइट में मस्त, सामने सन है, फ्रंट फेस पे मस्त फोटो आएगी, बैक साइड सन है, फोटो खींचना काली भूस हो जाओगे आप, सन की फोटो अच्छी आएगी, क्योंकि दूर है वो ना। स्पेशल लाइट उस यूज की जाती है, जो वो देखा आपने, फ्लैश लाइट देखी है आपने ना, मोबाइल में भी आती है आजकल वो वाली, है ना, उसको ऑब्लिक्यू लाइट बोलते हैं, यूवी लाइट का भी यूज किया जाता है, आईआर लाइट का भी यूज किया जाता है, हर हर एविडेंस के लिए अलग अलग लाइट का यूज किया जाता है। और अल्टरनेट लाइट सोल जो हमारा है, ब्लड 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 स्टेन और लेटेंट फिंगरप्रिंट को इनहेंस करने के लिए स्पेशली लाइटिंग का यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइटिंग होती है, सीआईडी देखे होंगे, क्राइम सीन देखे, सीआईडी देखे होंगे, सीआईडी में इसका यूज हमेशा बताया, एक टॉर्च जैसा लेकर आते हैं, अरे यहाँ फिंगरप्रिंट है, यहाँ फिंगरप्रिंट है, दया, 100 लोगों को बुलाओ, ठीक है। माइक्रो फोटोग्राफी तो आपको बताया मैंने, है ना,
चलो ये मेरा नोज में पेन स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, आज हम क्लास पूरी करके रहेंगे। तो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, और इन्वेस्टिगेटर को क्या नहीं करना चाहिए? एविडेंस को मूव का नहीं करना चाहिए, एक ही एंगल से फोटो लेना नहीं चाहिए, अलग अलग एंगल से फोटो लेना चाहिए, स्केल यूज करना चाहिए ना। मिस्टेक जो करते हैं ना उसको नहीं करना चाहिए, वो बता रही ना। अच्छा फोकस करना चाहिए ना। जो रिसोल्यूशन है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप मर्डर केस इन्वेस्टिगेट नहीं करते ना। ओवरऑल क्या हुआ इसका कि, अच्छा यहाँ पर ये आपके नोट्स के लिए ना, ये भी आपके नोट्स के लिए। देखो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, डीएसआर, डिजिटल कैमरा, ट्राइपॉड, माइक्रो लेंस, फ्लैश, स्केल मेकर, एविडेंस मेकर, ये सब आप जानते हो। इनको क्या करोगे? ठीक है। ओवरऑल बताती हूँ, ओवरऑल क्या है। देखो, पहले ओवरऑल फोटोग्राफी होती है, उसके बाद में होती है मिड रेंज फोटोग्राफी। ठीक है। उसके बाद में होती है क्लोजअप फोटोग्राफी। सही लिखा ना? क्लोजअप फोटोग्राफी, और उसके बाद में लास्ट में करते हैं स्केल फोटोग्राफी। स्केल फोटोग्राफी क्लोजअप फोटोग्राफी जैसे ही है, ऐसा नहीं हो कि आप स्केल रख दियो ओवरऑल फोटोग्राफी वाली मेथड यूज कर रहे हो तो स्केल दिख ही नहीं रही बेचारी। मिड रेंज फोटोग्राफी एंगल एंगल चेंज कर रहे हो तो बेचारी दिख ही नहीं रही है। क्लोजअप फोटोग्राफी के साथ में स्केल किया जाता है, ये क्या होता है, साथ में होता है ना। ठीक है। 2 मिनट में अपने नाक को ठीक कर लूँ। चलो, अब हम आते हैं डिजिटल फोटोग्राफी में। डिजिटल कैमरा देखेंगे, पार्ट्स देखें फोटो। उसको मैं पीडीएफ दूंगी ना आपको, ऐप पे आएगी पीडीएफ। मेरी बोतल पानी भी खत्म हो गया यार। ऐप पे जो पीडीएफ आएगी ना उसमें आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है। ये कैमरे के फंक्शन क्या होते हैं, ये सबसे पहले वाला तो आपको पता ही है, ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। ये लेंस है। ये यहाँ पे गोल वाला बटन दिखा है, ये क्या है? ग्रिप है ना। ये यहाँ वाला जो बटन है, ये वाला, ये क्या है? शटर बटन है ना। देखो मैं बताती हूँ पहले बार। ये लेंस है, इसमें फोकस लाइट जो होती है ना, उसको फोकस किया जाता है। इमेज को सेंसर की मदद से क्या होता है, फोकस किया जाता है। ठीक है। ग्रिप है ना, ये कैमरे को होल्ड करने के लिए यहाँ दी रखी है कि आप कैमरा आपके हाथ से फिसले नहीं, है ना। थर्ड सेकंड नंबर वाला कौन था? ये थर्ड नंबर का था। सेकंड नंबर वाला क्या था ना, ऊपर नीचे से ऊपर आ रही गलती। चलो ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा ना। शटर शटर बटन, शटर बटन को यदि हाफ प्रेस करते तो फोकस होगा, फुल प्रेस करेंगे तो कैप्चर हो जाएगी फोटो। हाफ प्रेस करेंगे तो फोकस स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में पूरा अच्छे से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फोटो कैप्चर हो जाएगी ना। ये जो नंबर है, ये वाला है ना। मोड डायल है ना, इसमें शूटिंग मोड है ना, यदि वीडियोग्राफी लेना है कि फोटोग्राफी लेना है, इसके बाद इसके लिए दिया है। ठीक है। और ये वाला जो है, ये फ्लैश लाइट है। क्या है? बिल्ट इन फ्लैश है ना। क्या होती है? प्रोवाइड लाइट लो, यदि अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी लाइटिंग की, तो उस टाइम पे फ्लैश चलाना, हर बार फ्लैश नहीं जलाते हैं ना। ठीक है। ये वाला जो होता है हॉट शू है, हॉट शू बोलते हैं। मतलब ये मॉनिटर करता है कि फ्लैश लाइट एग्जैक्ट तरीके से जाए, है ना। ये यहाँ पर होता है, ये वाला यहाँ पर छोटा सा होता है, माइक्रोफोन होता है जो आपके साउंड को क्या होता है, और वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, साउंड को कैप्चर करता है। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां जब रहते हैं ना, 2 लोग रहते हैं, वीडियोग्राफी के लिए अलग रहता है, फोटोग्राफी का अलग रहता है, या फिर एरिया वाइज बांट लेते हैं कि भाई साहब तू इतना एरिया तू ले ले,
है ना, एक कमरा तो पूरी बिल्डिंग है ना, एक कमरा तू ले ले, बेडरूम वाला तू ले ले, तू हाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर, मैं इधर फोटोग्राफी वीडियोग्राफ करता है। ये वाला जो है, ये वाला, ये लेंस रिलीज करता है बटन, है ना, लेंस चेंज करने के लिए जो गोला दिख रहा है ना, ये गोला लेंस, इसको चेंज करने के लिए बटन दिया है, डिटेच हो जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर और दूसरा हाई हाई पावर का लेंस लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब बैक साइड देखते हैं इसका, है ना, ये वाला जो है, ये वाला इसको देखते हैं ना, ये इसको व्यू फाइंडर बोलते हैं ना। इसको हम आई से जब इमेज देखते हैं ना, कैमरे को आंख के पास लगा के देखते हैं ना, जब दिखती है उसके अंदर। ठीक है, ये है डायपोल एडजस्टमेंट, है यहाँ पर डायपोल एडजस्टमेंट है कि व्यू जो फाइंडर हमको फोकस मिल रहा है ना, वो उसके लिए दिया हुआ है। देखो कैमरा मैंने भी ज्यादा हाथ में लिया नहीं है अभी, तो उसके बारे में इतना, लेकिन इसमें जो जो लिखा है उसके हिसाब से बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो बटन है ना, वो एलसीडी स्क्रीन, जी ये स्क्रीन है ना, इसके लिए दिया हुआ है ये, है ना, डिस्प्ले, लाइव डिस्प्ले करने के लिए। ये मतलब यहाँ से यदि आप करेंगे ना, इसको कभी कलेक्ट करेंगे, तो आप कंप्यूटर डायरेक्ट कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वाली जो बटन दी हुई कंट्रोल बटन होती है ना, काय के लिए होता है, यूज द नेविगेट मेन्यू एंड चेंज सेटिंग करने के लिए था, क्योंकि वो उसमें देखना रहता है ना फोटोग्राफ कैसे दिख रही है। ये वाली होती है प्लेबैक का बटन ना, पुरानी जो फोटो कैप्चर कर लिए वो देखने के लिए, कि अरे चाकू की फोटो मैंने खींची कि नहीं खींची, फिर पीछे जाके देख लिया, हाँ हाँ खींची खींची, अरे इस एंगल से नहीं खींची है, अच्छा अच्छा इस एंगल से खींचता हूँ ना। फिर ये होता है मेनू बटन, है ना, इसमें कैमरा की जो मेनू और सेटिंग वाले पार्ट होते हैं वो होते हैं ना। और यहाँ पर ये जो बटन होती है, यहाँ पर होती है, ये जो कैमरा ट्राइपॉड पे है, तो इससे वो फोकस हटा होता है। ठीक है, और इसके अंदर इंटरनल पार्ट होते हैं, सीसीडी, है ना, और इमेज प्रोसेसर होता है, मेमोरी कार्ड होता है, बैटरी होती है। ठीक है, एसेसरीज होती है इसमें, ये वहाँ पर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं इसमें, एक्सटर्नल फ्लैश होता है, ट्राइपॉड लगा सकते हैं, लेंस चेंज कर सकते हो, मेमोरी कार्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पर क्या है, इमेज रिसोल्यूशन है ना, जैसे कि ये वाली इमेज है, ये हमने नॉर्मल फोटो खींची है, हमने ये नॉर्मल फोटो खींची है ना, और हमको ये माउंटेन का ये पार्ट देखना है आपको। ठीक है, अब इसको हम झूम करेंगे तो ये ऐसे पिक्सल फट जाएंगे। ठीक है, ये एल आर है ना, और लेकिन हाई रेजोल्यूशन में एचडी फॉर्म में यदि हम इसको लिख के फोटो खींचेंगे, इस फोटो को एचडी फॉर्म में खींचेंगे, और इसका वापस से हम क्या करेंगे, इमेज को क्या करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो क्लियर फोटो दिखेंगे। यहाँ पे जब झूम करेंगे है ना, तो पिक्सल ऐसे इतने इतने फटेंगे, इतने बड़े बड़े दिखेंगे ना। और यहाँ पर जब जूम आउट करेंगे, तो पिक्सल क्या हो, छोटी छोटी क्वांटिटी में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल, ये इस एग्जांपल क्या है इसका, 640 × 480 पिक्सल है, ये वाली फोटो। ये जो फोटो, ये पिक्सल का जो साइज है ना, अपन बोलते हैं कितने पिक्सल की फोटो है, तो ये जो इसका पिक्सल का जो साइज है, ये एक पिक्सल है। ठीक है, इसके बीच का जो साइज है, ये वाला, नहीं ये वाला मान लो, ये वाला दिखा ना मैंने, ये एक पिक्सल, इसके बीच का जो साइज है वो इतना है, और ये जो है, ये वाला पिक्सल, इसके बीच का जो साइज है वो इतना है। मतलब जितना छोटा पिक्सल होगा, उसका जो साइज होगा उतना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये 12 MP का। ठीक है, चलिए, देखो यहाँ पे एक गोल्डन लाइन वापस लिखी हुई है, गोल्डन गोल्डन रूल, गोल्डन लाइन लिख देते हैं। क्या है, हायर द नंबर ऑफ पिक्सल, बेटर द इमेज क्वालिटी एंड मोर डिटेल कैन बी सीन, है ना, ये पिक्सल ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, और पिक्सल ज्यादा है तो ये पिक्सल ज्यादा मतलब बड़े बड़े पिक्सल नहीं, छोटे छोटे पिक्सल का मतलब होता है उसका। अब होता है इसके अंदर जो मैंने देखा बताया था, ये सीसीडी सेंसर, इसको अलग से देख लेते हैं। ये सीसीडी सेंसर ऐसा दिखाई देता है, ये कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस, क्या होती है इसका फुल फॉर्म, चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब सीसीटीवी में बहुत सारे टीनी लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं, है ना, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है ना? इसके अंदर जो पिक्सल किसको कहते हैं, है? क्या है ये, टीनी लाइट सें क्या सेंसिटिव एलिमेंट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ठीक है। और सीसीटीवी सेंसर क्या होता है, डिजिटल कैमरा का सब इमेज सेंसर होता है। क्या होता है इसका, इमेज सेंसर। इसको क्या बोलेंगे हम, इमेज सेंसर। ठीक है। अब ये वर्क कैसा करता है, देखो अब सोचो, बारिश हो रही है, आपने बहुत सारे ग्लास के बाउल्स बाहर रखे हुए हैं। ठीक है। हर बाउल में जितनी ज्यादा बारिश की बूंदे गिरेगी उतनी ज्यादा पानी कलेक्ट होगा। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हर पिक्सल लाइट कलेक्ट करता है। ठीक है। ज्यादा लाइट ब्राइट इमेज, ठीक है, कम लाइट डार्क इमेज। ठीक है। तो कैमरा इन सब पिक्सल को के डाटा को कंबाइन करके एक कंप्लीट फोटोग्राफ बना देता है। आया समझ में? चलो। हाँ? और जो ये पिक्सल है ना, ये तो उसका फुल ये हो गया इसका, लेकिन इसको पिक्सल को बोलते क्या है, और क्या बोलते हैं, केवल पिक्चर टेक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट। इतना भी बोलोगे तभी ठीक है। लेकिन ये होता क्या, टीनी लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं, और इनको पिक्चर पिक्चर है ना, पिक्चर, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये पिक्स मतलब पिक्चर, और ई एल एस मतलब एलिमेंट। ठीक है। और ये क्या होता है, डिजिटल यूनिट, जो डिजिटल इमेज होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ना, क्या होती है, स्मॉल यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज, इसको बोलते हैं पिक्सल को। ठीक है। अगर इमेज में पिक्सल कम होंगे तो इमेज ब्लर लगेगी। ठीक है। पिक्सल ज्यादा होंगे तो इमेज डिटेल होगी। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड होता है रिसोल्यूशन। ठीक है, पेन चेंज करती हूँ, इसी पेज पे लिखती हूँ। यहाँ दे रखा है क्या, अच्छा यहाँ दे रखा है पिक्सल इमेज ना, ये। ठीक है, ये छोटा इमेज भी बड़ा बड़ा करके दिखा ना, रिसोल्यूशन वाला दे रखा है ये। एक लाइटिंग वाला दे रखा है ना, चलो इसी में दिखा देते हैं। इमेज में टोटल पिक्सल की संख्या, जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा अच्छी डिटेलिंग में फोटो आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक स्लाइड मिला देती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या क्या है, 2 MP, 8 MP। कैमरा देखा है ना, मोबाइल में आता है ना, 12 MP, 24 MP, 50 MP। देख, मतलब क्या होता है, हाई मेगा पिक्सल का मतलब हमेशा हाई क्वालिटी इमेज नहीं होती है ना। क्या होती है, हाई क्वालिटी इमेज नहीं होती। हाई मेगा पिक्चर है, देखो मोबाइल में देखते हैं ना, अरे यार मेरा 25 24 मेगा पिक्चर का फोटो कैमरा है मोबाइल में, लेकिन मेरा फोटो अच्छा ही नहीं आता उसके अंदर, फोटो क्वालिटी बहुत खराब आती है। मतलब क्या हुआ कि हाई मेगा पिक्सल, क्या, हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, हमेशा भी लिख देते हैं, हमेशा जरूरी नहीं। ठीक है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो लेंस की क्वालिटी है और सेंसर साइज भी इक्वल इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसकी इस टाइम पे जब ये रहेगा ना, आप मोबाइल खरीदने जाओ ये चीज देखोगे, इसके साथ में आपको लेंस की क्वालिटी देखना है, लेंस। अरे भाई साहब, उठाने का मौका आ गया, लेंस क्वालिटी। एंड और क्या देखना है आपको, सेंसर साइज देखना है। ठीक है। अब आप जब भी मोबाइल खरीदने जाओ, है ना, मोबाइल,
सलाह देती हूँ आपको, मोबाइल दिख जाओ, मेगा पिक्सल देखना, है ना, हाई। ठीक है, फिर लेंस की क्वालिटी देखना, और सेंसर साइज देखना। क्या होता है सेंसर साइज? सब रहता है मोबाइल में, दिया हुआ रहता है ना, लेकिन हम देखते नहीं, हम सिर्फ मेगा पिक्सल देख लेते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल मोटरोला का है। ठीक है, रिवील कर देती हूँ, पिक्चर क्वालिटी ही नहीं अच्छी है, क्या करूँ, फोटो ही नहीं अच्छा आता। देखो, अब एक एक और क्राइम सीन याद आया है मुझे। देखो, सपोज क्राइम सीन पर एक सिग्नेचर मिला है, हाँ? एक सिग्नेचर मिला है, क्राइम सीन पर एक सिग्नेचर मिला है ना। लो रिवोल्यूशन इमेज में सिग्नेचर को के स्ट्रोक क्लियरली नहीं दिखते हैं, है ना। तो हाई रिजोल्यूशन इमेज में पेन पर्पस से देखो ऐसा नहीं, आप आप फॉर्म भरते हो ना, एग्जाम फॉर्म भरते हो, घर से ही भर देते हो। आपने यहाँ सिग्नेचर किया ना, मैंने जगह सिग्नेचर किया, मैंने ये सिग्नेचर किया। ठीक है, उसके बाद में आपने इसका फोटो खींचा, फोटो निकाला, फिर इसको आपने क्रॉप किया ऐसा करके, क्रॉप किया, पता चला कि ये फट गया, फोटो फट गया। क्यों फट गया, है ना। जो जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक इसको बोलते हैं, स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक बोलते हैं ना। ये ऐसा, ये गया स्ट्रोक है, ये ऐसा स्ट्रोक है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक है। ठीक है, तो जो लो रिसोल्यूशन वाले जो इमेज होते हैं, इसमें सिग्नेचर के स्ट्रोक क्या हो जाता है, फट जाते हैं, क्लियर दिखाई नहीं देते, है ना। और हाई रिजोल्यूशन इमेज में क्या होता है, जो पेन के प्रेशर और इंक स्ट्रोक एनालिसिस कर लेता है, जो सेंसर होता है ना, कि कितने प्रेशर से पेन दबाया होगा, है ना, और स्ट्रोक बना होगा, वो दोनों एनालिसिस करके उसको इमेज को जनरेट करता है। इसलिए ना हाई रिजोल्यूशन वाली जो फोटोग्राफ लेते हैं ना हम सिग्नेचर की, वो फटती नहीं है। ठीक है, चलिए, आपने एलसीडी स्क्रीन देखी है? देखो, आजकल जो डिजिटल कैमरा आ गया है, उसके अंदर क्या होता है कि एलसीडी स्क्रीन होती है ना। इमेज कैप्चर करते समय एलसीडी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल था, लेंस में देखना पड़ता था ना, लेंस में नहीं, वहाँ पर कैमरा जो लगा रहता था उसको क्या बोलते हैं, फोकस फोकस करके देखना पड़ता था। ठीक है, अब इमेज कैप्चर करते समय एलसीडी स्क्रीन पे दिख जाती है, अगर इमेज ब्रल है, फोकस गलत है, और फ्रेमिंग सही नहीं है, तो तुरंत दोबारा फोटोग्राफ ले लेते हैं हम लोग, है ना। और डिजिटल कैमरा क्या होता है, ये ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आज की दुनिया में ना। एक और चीज देख लीजिए फोटोग्राफी में, एक होता है आईएसओ। क्या होता है आईएसओ, है ना, एक और इमेज लेती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ दे रखा मैंने आईएसओ, ये रहा, कैमरा सेटिंग में आता है आईएसओ, है ना। आईएसओ डिसाइड करता है कि कैमरा सेंसर लाइट के प्रति कितनी सेंसिटिव है ना, लाइट की सेंसिटिविटी बताता है ना। लो आईएसओ है ना, 100 से 200, तो ब्राइट सनलाइट है ना। ये वाला फोटो देखो, ये वाला, ये आईएसओ वाला है, किसका ये, आई, ब्लैक कलर लेती हूँ, आईएसओ, है ना। ये कितना होता है, जैसे कि ये लो लिया है ना, क्या लिया है, लो लिया है, ये वाला लो है, कितना, ये 100 से 200। ठीक है, ये 100 से 200 आईएसओ है, तो ब्राइट सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट ज्यादा है। ठीक है, तो ये हाई इमेज क्वालिटी देगा। ठीक है, लो वाली है, यदि ये वाला लो वाला है, तो क्या है, 1600 से 3200। तो नाइट फोटोग्राफी के लिए जरूरी होता है, तो यहाँ पर तो नाइट फोटोग्राफी है नहीं, है ना, और लो लाइट है ना। लेकिन इमेज में नॉइस बढ़ सकता है ना, यदि क्या हो गया, नॉइस मतलब खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली इस कंडीशन में ये रहता है, इस कंडीशन में ये रहता है। देखो, एक है ना, अंधेरे कमरे में मर्डर हुआ, मतलब ऐसी जगह पे हुआ जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है ना। मान लो कोई वेयर हाउस है ना, गोदाम है, ठीक है, वहां लाइट बहुत कम है ना। अगर आईएसओ 100 रखेंगे,
तो फोटोग्राफ डार्क आएगी। अगर ISO 1600 कर देंगे, है ना, तो इमेज क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगी। देखो यहाँ, ये मैंने आपको बताया ना, ये इतनी रहेगी। जब कब रहेगी, इसको कब रखना है, जब इसे उजाला रहता है जब। इसको कब रखना है, जब अंधेरा रहता है जब। ठीक है। ठीक है। तो ये इतनी रखेंगे ना, तो ये वाली जो काली फोटो है ना, वो सफेद हो जाए, ऐसी हो जाएगी। और इतनी रखेंगे ना, तो ये वाली फोटो ऐसी हो जाएगी। ये फोटो ऐसी हो जाएगी और ये वाली फोटो ऐसी हो जाएगी। ठीक है। है ना, इसलिए क्या होता है, हमको बैलेंस बनाना है कि यदि अंधेरे में रखना है कि उजाले में रखना है। ठीक है। एक होता है एक्सप्लोजर, जो कि यहाँ पे एक वर्ड होगा एक्सप्लोजर, ये वाला। ठीक है। इन सबको देखूंगी मैं। सेटिंग, कैमरा सेटिंग जो है ना, उसमें मैं स्लाइड जोड़ना रह गया शायद से। कैमरा सेटिंग की है क्या स्लाइड? नहीं, स्लाइड रह गई पूरी। देखो, अब क्या होता है, एक्सप्लोजर का मतलब होता है सेंसर पर कितनी लाइट पहुंच रही है। ठीक है। अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो इमेज ओवर एक्सपोर्ट होगी, ये जैसे इसमें है। ठीक है। और पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा ज्यादा लाइट के कारण, है ना, इसलिए हमको वहाँ लो वाला यूज करना पड़ेगा। और अगर लाइट कम होगी तो इमेज क्या होगी, अंडर एक्सपोर्ट होगी, तो वहाँ डार्क दिखेगा, है ना, और डिटेल खो जाएगी वहां से। इसको एक्सप्लोर को क्या करेंगे, वो करेक्ट करना पड़ता है। इसी में देखते हैं, एक्सप्लोर भी हो गया यहाँ पर, इसमें क्या हो गया, एक्सप्लोर भी हो गया, एक्सपोजर हो गया। ठीक है। थर्ड है वाइट बैलेंस, है ना, वाइट बैलेंस, ये तो आपके मोबाइल में भी करते हो वाइट। देखो, आज की क्लास के बाद में आप आपके मोबाइल में ना ये सब सेटिंग चेंज कर लोगे, देखना, मुझे गारंटी की है। वाइट बैलेंस कैमरा को बढ़ाता है, बताता है कि व्हाइट कलर का नेचुरल व्हाइट कैसे दिखाना है, व्हाइट कलर को नेचुरल व्हाइट कैसे दिखाना है ना। डिफरेंट लाइट सोर्स का कलर अलग अलग होता है। सन लाइट का अलग होता है, ट्यूब लाइट का अलग होता है, LED लाइट का अलग होता है, कैंडल का अलग होता है। सबका लाइट व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अलग अलग होता है। अगर व्हाइट बैलेंस गलत होगा तो ब्लड स्टेन का कलर भी गलत दिख सकता है। ठीक है। अभी क्या हुआ था, हम लोग घूमने गए थे, ठीक है, फिल्टर लग गया, तो व्हाइट लाइट का सोर्स क्या चेंज हो गया, पूरी फोटो रेडेड आ रही है, पूरी फोटो ऐसा गोल्डन गोल्डन रेडेड आ रही है थोड़ी थोड़ी। फिर हमको भी लग रहा था कि यार इस, जब घूमने आए वहां का लाइटिंग इफेक्ट ऐसा है कि रेडेड आ रही है। फिर हम बाहर गए, बाहर जाके हमने हमने सोचा ही नहीं कि फिल्टर लगा है। बाहर गए, बाहर जाके पता चला कि यार यहाँ पर भी ऐसी आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद में मोबाइल में नजर गई, अरे इस पे तो फिल्टर लगा हुआ है। भाई हम लोग फिल्टर लगाते नहीं, हम तो नॉर्मल फोटो लेते हैं। मुझे नॉर्मल फोटो, मेरे चेहरे की फुंसी है ना, वो भी दिखनी चाहिए, है ना। नाक पे यदि कोई पिंपल हो गया ना, वो भी दिखना चाहिए फोटो में अच्छे से। मुझे जैसा इमेज को वो एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, तो वो फोटो दिख ही नहीं रही थी। फिर बोला, अरे यार फिल्टर लग गया, पूरी ट्रिप की बारह थी। वैसे फोटोग्राफ अच्छे आए थे, है ना, गोल्डन गोल्डन रेड कलर के फोटोग्राफ अच्छे आए थे, लेकिन बैकग्राउंड की डिटेलिंग खत्म हो गई थी, है ना। पूरे चेहरे पे फोकस था, क्योंकि फोकस भी ऑन हो गया था उसमें, पीछे ब्लर ब्लर आ रहा था। हमने सन ग्लासेस लगा के रखे थे, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि फोटोग्राफ कैसी आ रही है। सब बाद में बहुत पछतावा हुआ, लेकिन टूर अच्छा था, ट्रिप अच्छी थी, टूर नहीं था, ट्रिप अच्छी थी। अब देखो कलर चेंज हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन मिसलीड हो सकती है ना, इसलिए। आया समझ में, आ गया ना समझ में आपको, बस वही चाहिए। एक होता है मैक्रो फोटोग्राफी, बहुत छोटा होता है, ये तो बता दिया ना मैंने आपको। फिंगरप्रिंट, है ना, रिड्स हो, पेपर फाइबर्स हो, है ना, इंक डॉट्स हो, है ना, हेयर्स हो, ग्लास पार्टिकल हो, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप में रख के उसको माइक्रो कैपेबिलिटी को बढ़ा के फिर वहां से क्या होता है, इमेज को वो फोटोग्राफी के लिए ली जाती है ना। PDF होती है ना, PDF, उसकी भी माइक्रो कैपेबिलिटी देख के इसकी फोटोग्राफ ली जाती है। आप प्रिंट आउट निकालते हो ना, प्रिंट आउट के हर पेज के ऊपर एक नंबर छपा होता है, आपको दिखता नहीं है, उस माइक्रो फोटोग्राफी में दिख जाता है वो। जूम और ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम आपको अच्छे से पता है। जो लेंस है वो फिजिकली मूव करता है ना, हम ऐसे गोल गोल घुमा के उसको मूव करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल
मूव हो जाएगा, जूम हो जाएगा। और डिजिटल जूम जो हम मोबाइल में करते हैं, इन लार्ज करते हैं, है ना, रिड्यूस करते हैं इमेज की क्वालिटी को, वो क्या हो जाएगा, ऐसे उंगली में क्यों बता रही हूँ आपको, मेरा वीडियो चल नहीं रहा है जब भी। अब आपके मोबाइल और मोबाइल में फोटो को कैसे छोटा बड़ा करते हैं ना, उंगली की सहायता से, वैसे जैसे लैपटॉप वगैरह में भी आप फोटोग्राफ को छोटा बड़ा करते हो, वही वही फोकस चेंज करते हैं ना, वही वही होगा डिजिटल जूम, है ना। अब इमेज के जो फॉर्मेट हो कौन कौन से हैं, सब पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, है ना। कल हो ना, ऐसा नहीं, कल भी होगा, कल दूसरी क्लास होगी, कल ये वाली क्लास नहीं होगी ना, इसलिए। JPEG, ठीक है। TIFF, रा, ठीक है। ये 3 टाइप की होगी। सबसे कॉमन आती है JPEG, है ना। इसमें क्या होता है, स्मॉल फाइल साइज होती है, इसमें क्या होता है, जो फाइल साइज होती है, स्मॉल फाइल साइज होता है ये। इसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंप्रेशन नहीं होता, कंप्रेस हो जाती है, अरे कंप्रेस हो जाती है जैसे, और कुछ लॉस हो जाती है, जैसे मेमोरी बढ़ती जाती है ना, साइज, मेमोरी देखो, मोबाइल में मैंने देखा है आपको, आपके पास मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया, फिर भी आप फोटोग्राफ बता रहा है, एक दो बार उसने डाल दिया, आपको टॉपअप डाल दिया कि आपकी मेमोरी फुल हो गई, आपकी मेमोरी फुल हो गई, उसके बाद में भी यदि आप इमेज फोटो खींच रहे हैं, तो जो पुरानी फोटो है ना, जिनकी अच्छी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी खराब करके जगह बना के एडजस्ट कर लेंगे, धक्का मुक्की करके, JPG फाइल में, ठीक है। JPG का फुल फॉर्म आप बताइएगा, होमवर्क है आपका, फुल फॉर्म, होमवर्क है आपका, ठीक है। दूसरा होता है TIFF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टेक द इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, टेक इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये जनरली फॉरेंसिक लेबोरेटरी में यूज होती है, कहाँ यूज होती है, फॉरेंसिक लैब में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है, और पिक्सल जो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, ठीक है, फाइल साइज बड़ा होता है, लेकिन फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए ये ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक है। अब होती है रॉ इमेज। रॉ फॉर्मेट में इमेज सेंसर से आने वाले ओरिजिनल डाटा को सेव होता है, ये सबसे ऑथेंटिक होती है, और एडिट करने की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसमें एडिट अच्छे से हो जाता है। चलो अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रही थी, उससे पहले मैं इसका बता देती हूँ रॉ का फिर से। यहाँ क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, यदि कोर्ट ने ओरिजिनल फोटोग्राफ फॉरेंसिक इमेज मांगी, तो आप कौन सी इमेज दोगे, JPG दोगे या रॉ फोटो दोगे। इसका आंसर है आपको रॉ फोटो देना है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल सेंसर डाटा प्रिजर्व रहता है, ठीक है। अब आता है मेमोरी कार्ड, ये लास्ट है। ये कितने टाइम के SD कार्ड होता है ना। CF, इसका मतलब है कम्पैक्ट फ्लैश, है ना, क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लैश, ठीक है। और नेक्स्ट होती है मेमोरी स्टिक, ठीक है। ये भी क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। चलिए, अब आते हैं हम फॉरेंसिक सीन स्केचिंग पे,
कितने टाइम का होगा वीडियो? 1 घंटा 9 मिनट। कंटिन्यू कर दो क्या? इसी को बहुत बड़ा बना दो। बैठो पहले। चलो इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले रहेगा, 1 1 घंटे का ठीक रहेगा। आप 2 घंटे तक बोर हो जाओगे एक ही वीडियो को देख के। चलिए, अभी इतना ही। थोड़ी देर में हम दूसरा लेक्चर भी लेकर आते हैं। चलो, जय हिंद जय भारत।